हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम हिंदी पेडागॉजी में सीटेट का 21 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है। यह विचार किसने प्रतिपादित किया है। आपको बताना है कि यह किसने कहा है कि प्रत्येक मानव के मस्तिष्क में एक सार्वभौमिक व्याकरण के नियम होते हैं। मतलब कि क्या कहा है उन्होंने कि दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं सब में क्या है, एक सार्वभौमिक व्याकरण है, जिसको समझने की क्षमता जो होती है बच्चों में इनेट होती है, मतलब जन्म से ही होती है। इसीलिए वो जो है वो भाषा सीख पाते हैं। मतलब बच्चों में जो एक यूनिवर्सल ग्रामर को ग्रैप्स करने की बच्चों में जन्म से ही क्षमता होती है, और बच्चे उसी के द्वारा अपने मस्तिष्क में जो सार्वभौमिक व्याकरण है या सार्वभौमिक जो भाषा है उसको अडॉप्ट मतलब अर्जन करने में या उसका एक्विजिशन करने में सक्षम होते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा स्किनर, दूसरा ऑप्शन है वॉटसन, तीसरा ऑप्शन है वाइगोवस्की, चौथा ऑप्शन है चॉम्स्की। तो इसकी किसने बात की है, इसकी बात की है चॉम्स्की ने। स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो भाषा कैसे सीखते हैं, बच्चे जो है वो भाषा सीखते हैं दूसरों का अनुकरण करके, दूसरों की नकल करके, अपने से बड़ों की नकल करके बच्चे जो है वो भाषा को सीखते हैं। तो वॉटसन क्या है, वॉटसन जो है वो व्यवहारवाद के जनक है, तो ये ऐसी कोई बात नहीं करते। वाइगोवस्की क्या कहते हैं, वाइगोवस्की ने जो है वो इसकी बात नहीं करते। वाइगोवस्की कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो जो है सोशल जो इंट्रैक्शन है, दूसरों से मिलजुल के भाषा से भाषा सीखते हैं, या तो जैसे उनकी वाइगोवस्की की थ्योरी का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वो कहते हैं कि बच्चे जो है तीन तरह की जो लैंग्वेजेस हैं वो बोलते हैं। एक इनर स्पीच की बात करते हैं, वो सॉरी सोशल स्पीच की बात करते हैं, फिर प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं, फिर साइलेंट इनर स्पीच की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चा क्या है वो भाषा कैसे सीखता है, सोशल इंट्रैक्शन से, मतलब एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हुए बच्चे जो है वो भाषा सीखते हैं। ये वाइगोवस्की का कहना है। और चॉम्स्की का कहना है, चॉम्स्की ये कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा को एक्वायर करने की जो क्षमता होती है वो जन्म से ही होती है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो भाषा को सीख पाते हैं। और वो यूनिवर्सल ग्रामर की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं सब में कुछ यूनिवर्सल ग्रामर होती है, मतलब एक कुछ सब में जो व्याकरण के नियम है वो वैसे ही होते हैं, इसलिए जो है बच्चे वो भाषाओं को सीख पाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं। आपको बताना है कि इसमें से जो विकास का निकटस्थ क्षेत्र किसे कहते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, जिसकी बात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात कौन करता है, जिसकी बात करते हैं लेओ वाइगोवस्की। वो क्या कहते हैं कि उन्होंने क्या कहा है कि इसके फोल्डिंग की इन्होंने बात की। उन्होंने क्या कहा है कि जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल मतलब कि जहाँ कहाँ तक बच्चा डेवलप करेगा, जहाँ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सॉरी कि बच्चा जो है वो विकास का किस क्षेत्र तक, मतलब जैसे हमारी जो क्या कहते हैं हमारा जो जीन होता है या जो हमारी जो अनुवांशिकता होती है वो हमें बता देती है कि एक बच्चा कहाँ तक जाएगा, लेकिन वहां तक उसको पहुंचने के लिए क्या होता है कि हमें बड़ों के सहारे की जरूरत होती है। जो मोर नॉलेजेबल अदर होता है वो हमें स्कैफोल्डिंग या थोड़ा सा सहारा देता है, जिसके द्वारा हम चीजों को सीख पाते हैं। तो ये जोन ऑफ जो है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो क्या है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा मस्तिष्क का वह भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। तीसरा ऑप्शन है भाषा में प्रवाह जो बच्चे किशोरावस्था में पहुंचने पर अर्जित करते हैं। चौथा ऑप्शन है दो बच्चों के बीच में भाषा अर्जन की निपुणता। तो पहला क्या कह रहा है कि मस्तिष्क का वह भाग जो भाषाई विकास के कार्य के साथ कार्य करता है, नहीं, ये क्या होता है कि बच्चा कहाँ तक काम कर सकता है, मतलब वो कहाँ तक सीख सकता है। बच्चों के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर, हाँ यही है कि मतलब बच्चा जो है वास्तविकता से कहाँ तक, मतलब कहाँ तक विकास कर सकता है। फिर अगर कोई दूसरा उसको सहारा देगा, जैसे मान लीजिए बच्चा जो है वो खुद उसका
जैसे मान लीजिए कि बच्चे का ये है कि वो क्या कर सकता है, अब जिसके पास सभी बच्चे क्या है वो साइकिल चलाना सीख जाते हैं, तो अब बच्चे का दायरा क्या है कि वो जो है वो साइकिल चलाना सीख सकता है। लेकिन अब बच्चा जो है वो कैसे सीख पाएगा, मान लीजिए बच्चा जो है वो साइकिल को पकड़ हाथ में लेके चलाना तो सीख पाएगा, लेकिन उसको पैडल मारना नहीं आता। तो इसके लिए क्या करेगा, जो मोर नॉलेजेबल अदर होता है, जो वो क्या करेगा, उसको उस क्षेत्र तक उसको थोड़ा सा सहारा देगा, उसको साइकिल पे बैठा लेगा, फिर उसको सिखाएगा। तो उससे क्या होता है, बच्चा साइकिल चलाना सीख जाएगा। तो वो जो इन दोनों के बीच का अंतर होता है कि बच्चा जो क्या कर सकता है, और जो मोर नॉलेजेबल अदर है, जो दूसरा है, वो जो स्कैफोल्डिंग करके या उसको सहारा करके जो काम करने में सक्षम बना रहा है, उसके बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं, विकास का निकटस्थ क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो दूसरा तो राइट आंसर हमारा सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना का एक महत्वपूर्ण घटक है। मतलब आपको बताना है कि अगर बच्चों की भाषा का विकास करना चाहते हैं, स्पेशली उनकी जो मौखिक यानी जो उनकी बोलचाल की भाषा है उसका अगर हम विकास करना चाहते हैं, तो उससे जो बातचीत करना ये एक किसका महत्वपूर्ण घटक है। पहला ऑप्शन है प्रक्रिया लेखन उपागम, दूसरा ऑप्शन है गहन पठन, तीसरा ऑप्शन है उत्पाद लेखन उपागम, चौथा ऑप्शन है प्रारंभिक साक्षरता। तो क्या ये किसका एक महत्वपूर्ण घटक है, प्रक्रिया लेखन का नहीं, गहन पठन का। तो हम क्या करें, मौखिक भाषा का विकास कर रहे हैं, तो बोलेंगे, बातचीत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पढ़ने जैसा लिखने जैसा कुछ नहीं है। उत्पाद लेखन लिखने का भी नहीं। प्रारंभिक साक्षरता का एक महत्वपूर्ण घटक है, हम बच्चों से जो बातें करते हैं, जो उनके मौखिक विकास के लिए ये एक प्रारंभिक साक्षरता है। मतलब हम उनको प्रारंभिक रूप से जो सिखा रहे हैं बोलना, वो भी तो एक तरह की साक्षरता ही है कि हम बच्चों को सिखा रहे हैं। तो हम बातचीत के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं मौखिक भाषा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है। आपको बताना है किसमें से कौन सा है जो शब्द का निर्माण करने के लिए, मतलब उन सब बच्चों का शब्द भंडारण बढ़ाने के लिए कोई कारगर रणनीति इसमें से नहीं है। नहीं वाला आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन है संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना, दूसरा ऑप्शन है वर्णों की रूपरेखा, रेखा होगा यहाँ पे, रेखा बनाना, तीसरा ऑप्शन है शब्दों के भागों का विश्लेषण करना, चौथा ऑप्शन है संबद्धता स्थापित करना। तो आपको बताना है कि शब्द संपदा मतलब बच्चों की जो आप क्या करना चाहते हैं, उनका शब्द भंडार बढ़ाना चाहते हैं, उनके शब्द भंडार में और नए नए शब्द जोड़ना चाहते हैं। तो इसके लिए कौन सा सही नहीं है, संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना। हाँ, इससे बच्चों की जो है वो भाषा, जो उनके शब्द हैं वो बढ़ेंगे। आप क्या करेंगे, कोई शब्द आपने बताया, फिर उनको कोई संदर्भ है, कोई मान लीजिए आपने घटना देखी, तो उसको आप शब्दों में जब परिभाषित करेंगे, उसको बताएंगे, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है बच्चों को नए नए शब्द पता चलेंगे, इससे तो भाषा का विकास होगा। दूसरा क्या कह रहा है, वर्णों की रूपरेखा बनाना, मतलब कि जो वर्ण है, जो अक्षर है, उनको आप बना रहे हैं, मतलब उनको लिखना सिखा रहे हैं, तो ये भी तो बच्चों के शब्द संपदा में का निर्माण ही कर रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, शब्दों के भागों का विश्लेषण करना, मतलब जो भी शब्द है, आपने मान लीजिए कोई शब्द बोला, उसके एक एक अक्षर का आप विश्लेषण करेंगे, तो और भी उसे नए नए शब्द उसके बारे में गहनता से पता चलेगा। और साथ ही जब आप विश्लेषण करते हुए जिन शब्दों का यूज कर रहे हैं उसको भी वो समझेगा। तो ये इससे भी संबद्धता स्थापित करना, मतलब दो चीजों के बीच में संबंध स्थापित करने से उसकी भाषा में कोई भी जो है डेवलपमेंट नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। जिससे जो बच्चे के लिए कारगर नहीं है वही हमारे लिए सही आंसर है। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन है, लेखन एक क्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एक उत्पादक कौशल, दूसरा ऑप्शन है विशिष्ट विधा तक सीमित, तीसरा ऑप्शन है एक ग्रहणशील कौशल, चौथा ऑप्शन है एक रेखीय प्रक्रिया। तो लेखन क्या है, एक रेखीय प्रक्रिया है, नहीं, एक रेखीय प्रक्रिया नहीं, मतलब एक लीनियर एक सीधी रेखा में नहीं चलता है। एक ग्रहणशील कौशल, मतलब कुछ ग्रहण कर रहे हैं। लिखने से क्या होता है कि हम लिख के हम ग्रहण नहीं करते, लिख के हम किसी चीज को बताते हैं। ग्रहण करने में जैसे हम क्या करते हैं, जब हम वो
कोई चीज पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, हम उसकी मीनिंग ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन लिखने में हम मीनिंग ग्रहण नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बातें अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं। ये ग्रहणशीलता का गुण नहीं है। अगर हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तब हम ग्रहणशील कौशल का प्रयोग करते हैं। सुन के हम लोगों के विचारों को समझ पाते हैं, पढ़ के कोई चीज ग्रहण कर रहे हैं, मतलब विचार ग्रहण कर रहे हैं या नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन लिखने से हम चीजों को ग्रहण नहीं करते। विशिष्ट विधा तक सीमित है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ये एक उत्पादक कौशल है, उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, कुछ उत्पादन मतलब कुछ लिख रहे हैं, या जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं तो आप कुछ तो प्रोडक्टिव कर रहे हैं, मतलब आप लिख के मान लीजिए आपने अपने विचार लिखे हैं तो वो अपने विचारों का उत्पादन कर रहे हैं। आपने अपने विचार लिखे अगर तो आप अपने विचारों का ही उत्पादन कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक उत्पाद कौशल है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित या लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो मुद्रित या लिखित जो समृद्ध परिवेश है उसके निर्माण में सहायता नहीं करता है। मतलब आप जो मुद्रित जो लिखने वाले जो भी आप बनाए, जैसे पुस्तकें हैं, ये सब क्या है, ये लिखित परिवेश का निर्माण करने में सहायता करते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं करता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाना। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में पठन कोना सृजित करना। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना। चौथा ऑप्शन है कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना। तो पहला क्या कह रहा है, दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाना। तो इससे क्या होगा, जैसे आपने कहानियों के चार्ट लगाए तो इससे क्या होगा, बच्चा जो है वो चीजों को समझेगा। वो मुद्रित रूप में ही तो आप उसको दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, चार्ट जो होते हैं वो बने होते हैं तो कहानियों के, तो उससे क्या होता है कि बच्चा जो है कहानियों के बारे में समझता है, उनके मोरल को समझ पाता है, उस कहानी को अपने दिमाग में या अपने आपस में दोस्तों में बताने की कोशिश करता है। तो वो एक समृद्ध परिवेश का बना रहा है मुद्रित या लिखित का। कक्षा में पठन कोना सृजित करना, मतलब आप क्या कीजिए, एक साइड में आपने एक पढ़ने का एक कॉर्नर बना दिया है जहाँ पे बच्चे जो है वो जाके पढ़ सकते हैं। ये भी लिखित या मुद्रित का एक समृद्ध कोना है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना, मतलब जो भी बच्चे जो है वो लिख के ले आते हैं या कुछ बना के ले आते हैं तो आप उसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी एक मुद्रित या लिखित का ही परिवेश है। कक्षा में खिलौनों का कोना होना, तो इससे लिखित या मुद्रित का जो है उसका परिवेश नहीं विकसित होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, जो नहीं होता वही हमें हमारा राइट आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ये जो है ये लिखित और मुद्रित समृद्ध परिवेश के बारे में नहीं बताता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है। मतलब आप जब भाषा अधिगम करते हैं तो उसमें जो बोधगम्य निवेश होता है, मतलब उसको समझ के किसी चीज को बोध करके आप जो निवेश करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर पर ऊपर हो। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा ऑप्शन है कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना। चौथा ऑप्शन है कक्षा की दीवारों पर बच्चों की रचनाएं प्रदर्शित करना। तो बोधगम निवेश का मतलब क्या होता है कि आप जानबूझकर मतलब सोच समझ के आप बच्चों को भाषा सिखाने में जो निवेश करते हैं, जो सिखाना चाहते हैं, वो होता है बच्चों को ऐसी भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो। हाँ, ये क्या है, ये बोधगम मतलब सोच समझ के आप क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे कि हाँ बच्चे का स्तर इतना है भाषा का, तो हम उससे एक लेवल ऊपर का उसको ज्ञान देंगे। तो क्या होगा, अगर बहुत कठिन दे देंगे, अगर 2-3 लेवल ऊपर कर देंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर जब आप उसके एक लेवल ऊपर का चीज देंगे तो वो उसको समझ लेगा। जैसे मान लीजिए एक बच्चा जो है वो क बोलना सीख रहा है, ठीक, क बोलना है, तो अब उसके आगे क्या है, ख है, तो आप उसको ख सिखा सकते हैं, वो एक लेवल आगे है। या जब बच्चा जो है क वो पढ़ना सीख गया है, तो 2 अक्षर वाले जब शब्द सीख गया है, कब वो पढ़ ले रहा है, सॉरी, जब बच्चा जो है वो कब पढ़ ले रहा है, तो आप उसको क्या कीजिए, 3 अक्षर वाले शब्द पढ़ना सिखाइए। जैसे अगर बच्चे ने क्या किया, वो क और ब, अब ये पढ़ना इस बच्चे ने सीख लिया, तो आप उसको अब 3 अक्षर वाले कमल शब्द पढ़ना सिखाइए।
तो अब वो कमल, कमल पढ़ना सीखे, तो एक स्तर ऊपर से आप पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो बच्चा जो है वो सीखना स्टार्ट कर देगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना, मतलब जो आप लक्ष्य भाषा आपकी जो सेकंड लैंग्वेज है उसको बोलने के अवसर उपलब्ध कराना, तो ये बोधगम्य निवेश के अंदर नहीं आता है। कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना, तो ये भी नहीं है। चौथा क्या कह रहा है, कक्षा की दीवारों पर बच्चे की रचनाएं प्रदर्शित करना, ये भी बोधगम्य निवेश के अंतर्गत नहीं आता है। बोधगम्य क्या होता है कि हम सोच समझ के उसको जैसे एक प्लान्ड तरीके से बच्चों को चीजें सिखाएं। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। ए है, समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। तीसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है, समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। सी है, समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। तो आपको बताना है कि समग्र भाषा मतलब जो होल जो भाषा है उसको समझना बच्चे के लिए क्यों जरूरी हो, मतलब ये उपागम जो है वो इसके क्या विशेषताएं, मतलब आपको समग्र भाषा उपागम के बारे में जो विशेषताएं उसके बारे में आपको बताना है। समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। जाहिर सी बात है कि हम बच्चे का होल जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं भाषा का, मतलब बच्चा जो है भाषा में सब कुछ सीख पाए, तो हम क्या करते हैं, जो भी वो वर्तनियां बनाता है उसको हम प्रोत्साहित करते हैं, उसके बोलने को प्रोत्साहित करते हैं। वो भले ही गलत बोल रहा है लेकिन हम उसको बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उसको अलग अलग भाषाओं वर्तनियां बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं, मतलब ध्वनियों और क्या करते हैं, वर्ण से स्टार्ट करते हैं, नहीं मतलब बच्चे अचानक से ध्वनि और वर्ण से स्टार्ट नहीं करते, पहले वो बबलाना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कुछ आ ऊ बोलना स्टार्ट करते हैं, तब तो वो ध्वनियों पे आते हैं या वर्ण पर आते हैं। तीसरा क्या कर रहा है, समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। हाँ, ये रचनावाद पर आधारित है कि बच्चे खुद से बना के कुछ टेढ़ी मेढ़ी चीजों को बना के खुद से करके सीखे, मतलब क्रिएट कुछ करके सीखेंगे, तो जाहिर सी बात है ये रचनावाद पर आधारित है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ए और सी सही है, बी गलत है। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, ए तथा बी सही है तथा सी गलत है, नहीं ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ए तथा सी सही है तथा बी गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर है, ए और बी सही है, ए और सी सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है, मतलब एक कोई सामग्री है उसको आप बहुत बारीकी से पढ़ रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पठन सामग्री में क्या है यह जानना। दूसरा ऑप्शन है पठन में रुचि उत्पन्न करना। तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट सूचना ढूंढना। चौथा ऑप्शन है पठन सामग्री की प्रामाणिकता जांचना, मतलब आप किसी सामग्री को जब बहुत बारीकी से पढ़ते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, जाहिर सी बात है अगर आपको कुछ चीज ढूंढनी है उसमें तभी आप किसी चीज को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं। पठन सामग्री में क्या है यह जानना, मतलब पठन सामग्री में क्या है ये अगर आप मोटा मोटा जानना चाहते हैं तो आप एक बार में पढ़ लेंगे, ऊपरी ऊपरी पढ़ लेंगे तभी आपको पता चल जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। पठन सामग्री में रुचि उत्पन्न करना, इसके लिए हम बहुत बारीकी से नहीं पढ़ते। विशेष सूचना ढूंढना, हाँ विशेष सूचना ढूंढना होता है जब हम किसी चीज में, तो हम क्या करते हैं एक एक लाइन को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं और उसको निकालने की कोशिश करते हैं जो हम ढूंढना चाहते हैं। पठन सामग्री की प्रामाणिकता की जांच करना ये इसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो हम क्यों पढ़ते हैं बारीकी से, ताकि हम उसमें से कुछ सूचना ढूंढ सके। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो बच्चों के उच्चारण में और उनकी शब्द संपदा के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है हमारा मौन पाठन। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए सस्वर पाठन। तीसरा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना। चौथा ऑप्शन है सरसरी तौर पर पढ़ना।
तो जो क्या करना है हमको, बच्चों की उच्चारण क्षमता और उनकी जो शब्द भंडार है उसको समृद्ध करना है, मतलब उनके शब्द भंडार में और नए नए शब्द जोड़ने हैं। तो मौन पाठन से उनका उच्चारण नहीं सही होगा। शिक्षार्थियों के लिए सस्वर पाठन, हाँ सस्वर पाठन मतलब जब बच्चे चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे तो क्या होगा, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उनका जो उच्चारण है वो सही होगा, और साथ ही साथ जो नए शब्द हैं वो उसका निर्माण करने में भी सक्षम होंगे, उनके नए नए शब्द बनाएंगे। बोलने से ही तो भाई जब उच्चारण आएगा तो वो नए नए शब्द बनाने में भी सक्षम होंगे। पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, इससे उनके मतलब सिर्फ उत्तर देने से वो उनका जो शब्द भंडार है, वो जो शब्द निर्माण है वो नहीं होगा, सरसरी तौर पर पढ़ने से भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। आपको बताना है कि इसमें से किसने कहा है कि बच्चे जो है वो भाषा सीखने के लिए अनुकूलन और समायोजन का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा स्टीफन क्रैशन, दूसरा ऑप्शन है स्किनर, तीसरा ऑप्शन है प्याजे और चौथा ऑप्शन है चॉम्स्की। तो आप कौन है जो बात करते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, अनुकूलन और समायोजन के द्वारा जो भाषा को सीखते हैं। आत्मसातीकरण और समायोजन की बात किसने की है, पहला ऑप्शन है स्टीफन क्रैशन, नहीं इन्होंने नहीं की है। स्किनर ने भी नहीं की है। स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर कहते हैं कि बच्चे जो है वो अपने से बड़ों का जो है नकल करके जो है भाषा को सीखते हैं। प्याजे क्या कहते हैं, हाँ प्याजे कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो भाषा कैसे सीखते हैं, अनुकूलन और समायोजन से। नई चीजें वो देखते हैं, उसको अनुकूलित करते हैं, फिर और उसमें चीजों को उसको जोड़ते हैं। अपने आप को पहले आत्मसात करेंगे किसी चीज को, मतलब कोई शब्द उन्होंने सुना, फिर उसमें और नई चीजें जोड़ के उसको नया बनाते हैं, मतलब उसमें और ऐड करते जाते हैं, समायोजन करते जाते हैं उस भाषा के साथ। चॉम्स्की क्या कहते हैं, चॉम्स्की कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो इनमें इनेट एबिलिटी होती है, जन्म से ये क्षमता होती है कि वो भाषा को सीख सके। वो चॉम्स्की जो है यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं। तो ये अनुकूलन और समायोजन की बात किसने की है, प्याजे ने। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति, डांति, मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है। यह प्रदर्शित करता है कि, आपको बताना है कि जो एक क्लास 1 का एक कबीर बच्चा है वो क्या करता है कि उसने कहीं से शांति शब्द सुना। अब वो शांति शब्द के आधार पे अब फांति, डांति, कांति, मानती ऐसे उल्टे सीधे शब्द बोलकर क्या कर रहा है, वो मजे ले रहा है। तो वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है उसने गलत संकल्पना विकसित कर ली है। दूसरा ऑप्शन है वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है उसे इस तथ्य को भूलने तथा दूसरा सही से याद करने की आवश्यकता है, मतलब उसको क्या है, उसको एक तथ्य को भूलने की और दूसरे को सही से याद करने की आवश्यकता है। चौथा ऑप्शन है उसे स्वयं को सुधारने के लिए और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। तो वो उसने क्या किया है, उसने नया शब्द सुन लिया है, अब वो फिर उन्हीं के आधार पे उल्टे सीधे शब्द बना के वो क्या कर रहा है, मजे ले रहा है। तो उसने गलत संकल्पना विकसित कर ली है, नहीं, अगर उसने गलत संकल्पना विकसित कर ली होती तो वो मजे नहीं ले रहा होता। उसकी संकल्पना उसने शांति को सही समझा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अब मजे में फांति, डांती, मानती, उल्टा सीधा कांति ऐसे बोल रहा है। वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित करा, हाँ वो क्या करे, वो ध्वनि के विषय में जागरूकता मतलब विकसित करा। जैसे शांति निकला, श निकल रहा है, फांति बोल रहा है तो फ निकल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो ध्वनि के बारे में वो जागरूकता विकसित कर रहा है। उसे इस तथ्य को भूलने तथा दोबारा सही से याद करने की आवश्यकता है नहीं, उसने चीज को समझ लिया, वो मजे के लिए बोल रहा है, यानी कि वो ध्वनि के प्रति वो जागरूक हो गया है, वो जागरूकता विकसित कर रहा है कि फांति फांति निकल रहा है, डांति डांति निकल रहा है, तो वो उसको समझ गया है, लेकिन वो मजे के लिए कर रहा है, तो वो ध्वनि के प्रति जो है वो जागरूकता विकसित कर रहा है। स्वयं को सुधारने के लिए उसको और अधिक समय की आवश्यकता है, तो ये भी नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणीय त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। मतलब क्लास 3 का एक बालक है गीत,
तो वो क्या करता है कि वो उसको मतलब मैडम ने कुछ लिखने के लिए कहा, तो वो क्या कर रहा है कि कुछ गलतियों के साथ कुछ व्याकरण की वो गलतियां करके ला रहा है। तो अब शिक्षिका क्या करे उसकी जो व्याकरणीय उसने त्रुटियां की हैं उसको सही करने के लिए। पहला ऑप्शन है गलतियों पर लाल पेन से घेरा बनाकर उसके ऊपर सही रूप लिखना। मतलब वो क्या करें कि गलतियां जो उन्होंने किया है उसने किया है उस पर लाल घेरा बना दें और उसके ऊपर वो सही को लिख दे। दूसरा ऑप्शन है गलतियों पर घेरा बनाकर बच्चे को उसे सही करने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन है गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उसे सुधारने के लिए कहना। चौथा ऑप्शन है बच्चे को प्रत्येक गलती 5 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहना। तो क्या कह रहा है कि गलतियों पर लाल घेरा बनाकर उसके ऊपर आप सही रूप लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे को आप उसको समझाइए, वो गलती कर रहा है तो उसके बारे में बताइए कि हाँ उसने क्या गलती की है, उसको वो कैसे सुधार सकता है। उसको बस आप गोला बना के उसके ऊपर सही लिख देंगे तो हो सकता है बच्चा ध्यान भी ना दे। भाई बच्चा है, वो हो सकता है उस पेज को पलट के देखे ही नहीं। गलतियों पर घेरा बनाकर उसे सही करने के लिए कहना, मतलब आप गोला बना दीजिए और उससे बोल दीजिए कि आप सही करके ले आओ। भाई उसको गलती तो बताइए आप, उसने क्या गलती की है, तब तो वो सुधार करेगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उसे सुधारने के लिए कहना। हाँ ये सही है कि आप क्या कीजिए, गलती के नीचे आप एक रेखा खींच दीजिए कि ये गलती है तुम्हारी, फिर उसको बताइए कि उसने किस तरह की गलती की है, मतलब उसने जो ग्रामर में त्रुटि की है वो किस तरह की एक गलती है। फिर आप उससे कहिए कि अब तुम इसे सुधारो। आपने उसको प्रकृति बता दी, उसकी किस तरह का उसका नेचर है, उसने क्या गलती की है, अब वो सुधारने के लिए उसको कहेंगे तब वो सुधार के ले आएगा। चौथा क्या कर रहा है, बच्चों को प्रत्येक गलती 5 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहना। तो इससे भी नहीं, उसको आप समझा दीजिए, बच्चा समझ जाएगा तो वो उसको सही लिख के ले आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है। मतलब कि अगर आप कोई बच्चे को लक्ष्य भाषा या माध्यम की कोई भाषा सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप घर की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये कैसा है। पहला ऑप्शन है लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक सिद्ध होता है। दूसरा ऑप्शन है दोनों भाषाओं में मुश्किलें पैदा करता है। तीसरा ऑप्शन है एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। चौथा ऑप्शन है किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक सिद्ध हो सकता है, नहीं, लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक नहीं। मतलब आप मान लीजिए कि आपको हम इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो अगर हम आपको हिंदी के माध्यम से इंग्लिश सिखाएंगे, आपको उसका अर्थ बताएंगे, जैसे मान लीजिए हमने बताया कि डॉग, अब आपको डॉग बोल दिया, आप समझ ही नहीं रहे हैं डॉग क्या है, आप बस डॉग बोले जा रहे हैं। अगर हमने आपको बता दिया कि हाँ कुत्ते को डॉग बोला जाता है, तो आप क्या कर रहे हैं, अब उससे उसकी मीनिंग ढूंढ के मतलब उसको कनेक्ट करके देख पा रहे हैं, तो आपकी समझ विकसित हो रही है। साथ ही साथ आप उसको मतलब कि आप समझ गए कि हिंदी में इसको कुत्ता बोलते हैं और इंग्लिश में इसको डॉग बोलते हैं, तो आप समझ के भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये आपको सीखने में मदद करता है। दोनों भाषाओं में मुश्किलें पैदा करता है, नहीं। एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है, हाँ ये एक प्रभावकारी रणनीति है कि हम बच्चे को क्या करें, उसको कनेक्ट करके बता पाए। अगर हम किसी चीज से कोई चीज कनेक्ट करके बताते हैं तो बच्चे को और अच्छे से समझ में आता है। अगर हम उसको घर की भाषा में उसको क्या बोलते हैं और फिर दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, तो वो और इंटरेस्ट लेगा कि हाँ इस भाषा में इसको ये बोलते हैं तो इस चीज को क्या बोलते होंगे। इस तरह से वो और जिज्ञासु होगा और जानने का इच्छुक होगा। तो ये एक प्रभावकारी रणनीति साबित हो सकती है। किसी भी कीमत पर बचना चाहिए, मतलब हमें किसी भी कीमत पर घर की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो गलत है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है। मतलब अगर आप किसी भाषा का व्याकरण बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो कब बच्चा अच्छे से सीख सकता है। पहला ऑप्शन है पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके। दूसरा ऑप्शन है व्याकरणीय संकल्पनाओं का अलग से अभ्यास करके। तीसरा ऑप्शन है व्याकरणीय संरचनाओं को कंठस्थ करके। चौथा ऑप्शन है संरचनात्मक उपागम को अपनाकर। तो आपको बताना है कि कौन सा व्याकरण सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां पे याद करने वाली या रोट लर्निंग की बात आए, सबसे पहले आप उसको कट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा और आपको अब 3 ही ऑप्शंस में से सही ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके, मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आप देखिए कि इसमें, हाँ इसमें जैसे आपने लाइन पढ़ी कोई, अब आप उसमें देखिए हाँ इसमें किस तरह की व्याकरण का प्रयोग हुआ है, इसमें क्या क्या प्रयोग हुआ है। तो इससे क्या होगा, आप व्याकरण को और अच्छे से सीख पाएंगे। सॉरी। व्याकरणीय संकल्पनाओं का अलग से अभ्यास करके, मतलब आप सिर्फ जो व्याकरण की जो भी नियम कानून है उसको अलग से अभ्यास कीजिए। अब अगर जब आप तक आप उसको अपनी डेली रूटीन में नहीं लाएंगे तब तक आप उसको अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। जब तक उसका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आप उसको नहीं समझ पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, व्याकरण के जो नियम है और जो हम पढ़ रहे हैं उसको एक करके देखेंगे। जब उसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे, हम जो पढ़ रहे हैं हम उसमें व्याकरण को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो हम व्याकरण के नियमों को और अच्छे से समझ पाएंगे। संरचनात्मक उपागम को अपनाकर, तो इसके द्वारा भी नहीं, हम क्या करेंगे, जब कनेक्ट करके चीजों को देख पाएंगे ना, जब एक एक रूप में देखने की कोशिश करेंगे तभी हम अच्छे से व्याकरण को समझ सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।